बहुत नमस्कार, स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। वो प्रोग्राम जब बातें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होती हैं, विदाउट एनी फिल्टर, वो बताते हैं जो आपको कोई और बताता नहीं है। और आज का ऐसा टॉपिक है कि आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में सारे ऐसे मुद्दे जिन मुझे लगता है कि जिस पर पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले को रुचि होगी ही होगी। आरएसएस कैसे काम करती है, आरएसएस का की हायरार्की क्या है, आरएसएस का टॉप स्ट्रक्चर में कौन कौन है और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और इस वक्त वो बीजेपी में कितना दखल दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की बात आज हम करेंगे। मैंने आपसे पहले एक बार प्रोग्राम में कहा था कि योगी आदित्यनाथ अब बिल्कुल वो अमिताभ बच्चन वाले बोर्ड में आ गए, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, वैसे वैसे फायरी। अब जैसे उन्होंने रिसेंटली अभी क्या बोला है कि कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर बोल रहे थे, हिंदू कोई जाति मजहब नहीं, भारत की सुरक्षा की गारंटी है। मतलब जब तक हिंदू एक है, भारत सुरक्षित है, और हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेगा कोई तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो मतलब मोड उनका चेंज नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है किसी ने कहा योगी जी आप जो हो वो रहो और बढ़ते रहो, गो अहेड। अभी गो अहेड कहाँ से आया है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। फिर केशव प्रसाद मौर्य, बड़ी चर्चा थी कि भाई बड़ा झगड़ा लगा हुआ अंदर केशव जी और योगी जी के बीच में। केशव जी तारीफ करने लगे अचानक कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अब अचानक से उनके मुख से ऐसे शब्द निकले तो हैरानी हुई इसका मतलब। लेकिन वहाँ भी किसी को कहा गया है, जैसे योगी जी को कहा गया है गो अहेड, केशव जी को किसी ने कहा है थांबा, रुको, ठहरो भाई, ठीक है, फॉलो। पहले ठहरो, अभी ठहरो, योगी जी को फॉलो करो। वो तो आप लोग बताएंगे। तो ऐसा हुआ ये। अब ये करा कौन रहा है और क्या इस सब के पीछे संघ है? योगी जी और संघ के रिश्ते कैसे हैं, केशव जी और संघ के रिश्ते कैसे हैं, बीजेपी और संघ के आजकल के रिश्ते कैसे हैं, इस सब की बात होगी। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, शांतनु जी बहुत स्वागत है। आज जिम्मेदारी बढ़ी है सर, तो बड़ा हैवी वेट टॉपिक है। तो योगी के संग। अब देखिए, आज 4 लाइनें जो सर आज के मुद्दे पे बोलनी थी, वैसे तो शाश्वत है ये 4 लाइनें हर किसी के लिए, आपके, मेरे लिए, आपके लिए, आजकल बीजेपी के लिए, कि ये कश्मकश है जिंदगी की कि कैसे बसर करें। ये कश्मकश है जिंदगी की कि कैसे बसर करें, ख्वाहिशें दफन करें या चादर बड़ी करें। बहुत क्या करें अब बीजेपी, क्या करे भाई? ये ख्वाहिशें तो दफन कर नहीं सकते, तो चादर बड़ी कर। मैं तो ख्वाहिशों मैं भी सुना दूं फिर प्रदीप जी नहीं बैटन पकड़ा दूं। नहीं बैटन फिर अभी कह देंगे बटा कौन आपको। बैटन तो यही है, उसमें तो कोई मतलब हाँ सर, शाश्वत है जी। अधूरी ख्वाहिशों की जात, ख्वाहिशों पे ही हो रहा है सवाल। इसीलिए अब ये किस पे फिट बैठता है, मौर्य जी पे बैठता है या किस पे बैठता है भगवान जाने। अधूरी ख्वाहिशों की जात पूछकर क्या करोगे साहब, क्या बात। जो मुकम्मल ना हुई उन्हें काफिर समझकर सकून कर। बहुत बढ़िया। वही आपने जो कहा, मैंने जो कहा, लगभग एक सी बात है भाई। या तो समझ लो आप, मतलब जो हकीकत है जिंदगी की उससे खुद को एक कर लो, मान लो, स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। सर, तो बीजेपी आजकल किस मूड में है? बीजेपी पर जो आपने कहा ना कि ये सब कौन करा रहा है, ये 240 सीटें करा रही। ये जो लगातार मीटिंग्स का आज कल जो मीटिंग हुई है, ये दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले होनी चाहिए। एक 30 सेकंड में बता दूं सर, कल वाली बात रह गई थी। आज तक एक्चुअली तो वहीं से बात निकला। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में एक आरएसएस के टॉप लीडर के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में अरुण कुमार जी थे, जो सह सरकार्यवाह हैं, जिनका तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और ये कितने बड़े आदमी है मैं आपको भी बता देता हूँ। मुख्यमंत्री थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, सब लोग वहां पर थे। अब अरुण कुमार जी का उस बैठक में होना, योगी जी और बाकी सब लोगों के साथ, यहीं से बात सर निकली है जो आप प्लीज कह रहे थे। आगे बढ़िए, फिर मैं इस बैटिंग की बात करूँ, मीटिंग की बात। नहीं, देखिए, अरुण कुमार जी की जो जिम्मेदारी है, संघ में जो सहकार्यवाह होता है, उसमें किसी एक की जिम्मेदारी होती है बीजेपी और संघ में कोऑर्डिनेशन की। ओके, ये जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, तो जब से बने हैं तब से मिली हुई है। तो इसलिए जो है, जो भी संघ और भाजपा के बीच में कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी, उसमें वो होंगे। पहले जय कृष्ण गोपाल जी थे, कृष्ण गोपाल जी थे, सुरेश सोनी जी थे, देवी जी थे। आजकल ये है, आजकल तो उनका होना, ये मतलब जो चर्चा चल रही थी कि संघ ने विड्रॉ कर लिया है और संघ जो है नहीं बोल रहा है, चुप है, या कुछ लोग घर बैठ गए हैं, उन सब
शंकाओं का निराकरण करने के लिए। लेकिन ये बात सही है जो इससे पहले आपने बात कही कि आजकल संघ और भाजपा के बीच में क्या है और संघ कब दखल देता है। संघ दखल देता है जब उसको लगता है पानी सर के ऊपर से जा रहा है। संघ ने दखल दिया था, भारतीय जनता पार्टी के रोजमर्रा काम में दखल नहीं देता है। इस पर संघ के दखल पर आडवाणी जी ने एक बार एतराज किया था, मुंबई की कार्यकारिणी में कहा था कि पार्टी में संघ का दखल नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये 2005 के बाद की बात है, जब लौट कर आए थे पाकिस्तान से। अभी नड्डा जी तो ने उनको लग रहा था कि संघ दखल दे रहा है और फैसला हो गया था उनको अध्यक्ष पद से हटाने का। यह भी हो गया था कि उनको कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया जाएगा और वो इस्तीफा देना चाहते थे। गए थे भैरव सिंह शेखावत के पास, उस उपराष्ट्रपति थे। दोनों बहुत देर तक बैठ के रोते रहे। हाँ, मतलब रोते रहे। हाँ, ये भैरव सिंह जी का बताया हुआ है। उन्होंने आडवाणी जी से कहा कि इस्तीफा मत दीजिएगा, अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो आपको पार्टी से निकाल देंगे। तो ये हुआ कि आप मतलब संकेत दे दिया, आप क्या करें। तो कहा गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक टाली जाए थोड़ी देर। कैसे टाली जाए? जसवंत सिंह तेल अवीव गए थे इजराइल, वहां से उनको बुलवाना था। यहां से अंबानी का चार्टर्ड प्लेन भेजा गया तेल अवीव, वहां से जसवंत सिंह आए। इस बीच में मैनेज किया गया कि तुरंत इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इस्तीफा होगा, कार्यकाल आपको पूरा नहीं करना है। तो संघ ने उस समय दखल दिया था। फिर संघ ने दखल दिया जब आडवाणी जी, अटल जी दोनों एक तरह से, आडवाणी जी को रिटायर करने के मोड में संघ आ चुका था। 2009 के चुनाव के नतीजे आने के बाद आडवाणी जी ने कहा कि अब, उन्होंने कहा कि जब 5 साल पूरे होंगे इस लोकसभा को, तब मैं इतने साल का 84 या 85 कुछ बताया था उन्होंने, इतने साल का हो जाऊंगा, तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन आसपास के लोगों का, परिवार के लोगों का दबाव पड़ा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया और कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष बना रहूंगा। संघ ने कहा नथिंग डूइंग। सुषमा स्वराज को लोकसभा में और अरुण जेटली को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उसके बाद जो है समस्या थी पार्टी अध्यक्ष की। पार्टी अध्यक्ष कौन बने? तब ये सरसंघ चालक उस समय तक बन चुके थे मोहन भागवत। दिल्ली आए, 3 दिन रहे थे और अगर उस समय का याद कीजिए, हर चैनल पर पूरे दिन चलता था, अभी उनकी गाड़ी जा रही है मिलने के लिए, उनकी गाड़ी जा रही। 3-4 ऐसे नेता थे जिनको लगभग निकाले जाने की स्थिति आ गई थी कि सुधर जाइए नहीं तो पार्टी से D4 नहीं, वो नहीं। 2009 की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, ये बात कर रहे हैं शायद हमारा ख्याल 2009 के बाद की 10 या 11, जब गडकरी अध्यक्ष बने थे। अच्छी बात है। तो उसके बाद संघ चाहता था कि जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो उनको संदेश भेजा गया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं गोवा नहीं छोड़ना चाहता। तो उसके बाद फिर दूसरी पसंद थे गडकरी। संघ ने तय किया कि नितिन गडकरी अगले अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये फैसला बीजेपी का नहीं था, आरएसएस का था। एक जो है, जो सक्सेशन वॉर चल रही थी, जो यहाँ 4 लोग थे बड़े नेता पार्टी के, वो आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम आगे बढ़ता था तो दूसरा खींच लेता था। सर जो बता रहे हैं कि मतलब समराइज करते हुए, संघ दखल देता है जैसा आपने कहा, जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है, और तब वो अध्यक्ष कौन होगा ये भी वो तय करना हो तो कर देता है। यहां तक भी अगर उसकी नाराजगी हो तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा वो लोकसभा राज्यसभा में, तो वो वहां तक जा सकते हैं। तो ये मतलब संघ की अथॉरिटी है। आडवाणी जी का इस्तीफा भी जब संघ ने लिया था, जब जिन्ना वाला प्रकरण हुआ था, तभी संघ ने दखल दिया। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, आज संघ कितना दखल दे रहा है और क्यों? आज संघ दखल नहीं दे रहा था, अब दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि अगर दखल इस समय नहीं दिया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तो वो क्या चाहते हैं? संघ का स्टेक बहुत बड़ा है, तो वो जो है, जो चाहते हैं कि पहली बात तो वो कहते हैं कि हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, हम जो है
कौन पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी हारेगी इससे मतलब नहीं, जो हमारे विचारधारा पर हमारी विचारधारा पर चलेगा हम उसका समर्थन करेंगे। आपको याद होगा विज्ञान भवन में मोहन भागवत जब आए थे 2 या 3 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग चाहेंगे तो हम उनको भी दे सकते हैं। तो बीजेपी जब हमसे मदद मांगती है, हमसे लोग मांगती है, तो हम उनको लोन पर देते हैं, शब्द है। तो ये जो संगठन मंत्री होते हैं वो संघ से लोन पर आते हैं और एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। उनको चुनाव नहीं लड़ना है, ये पहले से तय होता है। तो चुनावी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो उस तरह से, पता चला वही दावेदार बन गए टिकट के लिए। तो उससे जो कल बैठक हुई है, 2 का जिक्र किया आपने, एक तीसरी भी बैठक हुई जिसमें संघ के जो अनुषांगिक संगठन है जैसे विद्या भारती है, तो उसकी बैठक जो शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश के उनके साथ कराई गई। इसी तरह से अलग अलग जो है जो अनुषांगिक संगठन है उनकी उन मंत्री से, मंत्रालय जो देखता है वो विभाग देखता है, उनसे बैठक कराई गई कि वो कोऑर्डिनेशन हो कि संघ क्या चाहता है, क्या नहीं हो रहा है और कैसे होना चाहिए। सरकार में, यूपी सरकार में, यूपी सरकार में। ओके। तो ये जो है ये बैठक भी हुई और कुल मिलाकर ये कि अगर साथ नहीं चलेंगे तो समस्या बहुत बड़ी आने वाली है। कौन सा है आपने, बीजेपी के लोग? बीजेपी और संघ दोनों। बीजेपी और संघ साथ नहीं चले तो आपने देखा बीजेपी में भी स्वर बदले हुए हैं और ये काम, मेरा मानना है कि ये काम 2017 में होना चाहिए था। अच्छा। अभी तक योगी जी को बीजेपी का जो संगठन है वो स्वीकार नहीं कर पाया टिल डेट। जिस तरह की बात करते हैं कि वो गोद लिए हुए हैं, जो असली है उसको उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। जी के साथ जी अपने ये पराया, वो अपने गोद पराए, लिए हुए हैं, दत्तक पुत्र है भाई। वो दत्तक पुत्र हैं अगर, तो ब्रजेश पाठक क्या है, उनका बीजेपी से कौन सा नाता है? तो इस जब आप तर्क गढ़ते हैं अपनी बात के समर्थन में। हाँ। तो आरएसएस ने योगी जी पर हाथ रख दिया है। योगी जी पर हाथ काफी पहले से आरएसएस का है। ठीक है। उनका मानना है कि जो हम जिस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं योगी जी उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है सर। वहां कोई डाइल्यूशन नहीं है कि वो जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। मैंने बताया ना, ऐसे बयान उनके हैं भाई, पाकिस्तान जो है वो या तो भारत का हिस्सा बन जाएगा, और वो मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन से उन्होंने शुरू कर दिया था। मैंने पिछली बार बताया था कि असेंबली में जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, तो यहां मतलब कोई विचारधारा में कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है और उसका कोई इरादा भी नहीं है। और ये इससे हमको पॉलिटिकल ये संघ को पसंद भी है और इसीलिए संघ जो है पूरी तरीके से योगी के साथ खड़ा है। इसे कह सकते हैं ना सर कि संघ योगी जी के साथ खड़ा है। संघ ही योगी जी की ताकत है आज की तारीख में। अच्छा। और आज की तारीख में नहीं है, 2022 के चुनाव से पहले भी जब एक प्रयास हुआ था योगी जी को बदलने का, तब भी संघ उनके साथ मजबूती से खड़ा था और मैंने उस पर खबर भी लिखी थी। अच्छा। हाँ, कि किस तरह से संघ ने जो है, और आके आप संघ प्रमुख जी दिल्ली आए थे, दिल्ली आके फिर उन्होंने हस्तक्षेप किया था बाकायदा। योगी जी दिल्ली आए, फिर बैठकें हुई और उसके बाद योगी जी को फ्री हैंड किया गया। जब वो AK शर्मा को भेजा गया था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, होम डिपार्टमेंट दिया जाएगा उनको और अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ये सारा वो पार्षद बने थे, वो पार्षद कह रहा हूँ, MLC बने थे। तो ये सारा जब प्रक्रिया हुई थी, जब राधा मोहन सिंह पहुंच गए थे लेकर के लिस्ट विधायकों की राजभवन, तो सारा जो काम हुआ, तब भी संघ ने ही योगी जी का पूरा साथ दिया था। देखिए, संघ के बारे में मेरी जो मान्यता, मेरी समझ, मैं संघ से जुड़ा नहीं हूँ, प्रदीप जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी समझ ये कि संघ के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संघ के लिए अपना विचार महत्वपूर्ण है। और संघ ये जानता है कि जिस व्यक्ति से, जिस नेता से, व्यक्ति मतलब उसके विचार को ताकत मिल रही है, वो उसका साथ देता है। वो मोदी जी से जब तक मिल रही है, मोदी जी के साथ है, जब तक वाजपेयी जी से मिलती थी, अटल जी से अटल जी। एक हिसाब से जैसे एक आपको बंबई जाना है, मान लीजिए लक्ष्य आपका, तो कोई आपके साथ जो है जयपुर तक चलेगा तो जयपुर तक ठीक है वो सवारी, वो जयपुर के बाद जो आगे उदयपुर तक जाएगा तो वो सवारी वहां तक ठीक है। तो जहां तक इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये मेरी क्लास से निकला हुआ हो, योगी जी संघ की क्लास से नहीं निकले। तो नहीं निकले तो ठीक है, तो हेमंत विश्व शर्मा भी संघ की क्लास से नहीं निकले। उससे बड़ी क्लास है हिंदुत्व की, वो तो हिंदू महासभा की क्लास है उनकी। तो दूसरा क्या है कि आप, मैंने जो एनालाइज किया, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो समावेशी हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी को संघ ने आगे किया और अटल जी उदार थे और उसका लाभ मिला भाजपा को।
जब उनसे ज्यादा हार्ड लाइनर की जरूरत थी तो अडवाणी जी आ गए, और आज उसके बाद मोदी जी उससे ज्यादा हार्ड लाइनर। नहीं, और वो ये सर देखिए, मेरी हाँ, समझ ठीक, लीजिए, ठीक, मतलब ठीक, मैं ठीक, तो सही है मेरी। आज योगी जी के रूप में साक्षात हिंदुत्व है, जो स्वयं भगवान है। मतलब ये स्टेज आज योगी जी से बड़ा हिंदू। अब जब कल की बैठक के अंदर, एक तो बैठक में कौन अंदर 5 लोग अगर 6 लोग अगर हैं, कोई खबर मान लीजिए बाहर निकलती भी है तो वही दे सकता और तो कोई दे नहीं सकता, तो उन्हीं में से कोई दे सकता। उन्हीं में से कोई दे सकता है। तो बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या ये माना जाए कि इनको बैठा करके, भाई जैसे केशव जी हैं, उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत थी उनकी, तो वो सब सेटल संघ ने भी कराया होगा, निश्चित रूप से बीजेपी ने भी किया होगा, आपने बीजेपी ने भी सब कुछ किया। नहीं, संघ तो गार्जियन है। उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से ही आप देखिए उनका स्वर बदला हुआ है। और संघ तो वैसे भी गार्जियन है ना, असंघ गार्जियन संघ तो गार्जियन है। विचारधारा देखिए, ये कहा जाता है कि अटल जी जो है सॉफ्ट लाइनर की जरूरत थी, इसलिए एक आपको घटना बता रहा हूं। अयोध्या आंदोलन शुरू हो चुका था, अटल जी का एक लेख छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उस आंदोलन से थोड़ी असहमति जताई गई थी। भाऊराव देवरस उस समय तक जीवित थे। उन्होंने फोन किया और कहा कि आपके पास सीधे कोई भूमिका नहीं, आपके पास माफी मांगने, क्षमा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अटल जी को, हाँ, और क्षमा मांगने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जानी चाहिए, कल सुबह तक पूरी हो जानी चाहिए। अगले दिन उनका स्पष्टीकरण छपा हिंदुस्तान। जब संघ, मतलब तो फिर संघ अगर गार्जियन है तो वो जब वो एक ही जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो विचारधारा, और फिर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और कंप्लायंस चाहते हैं और कंप्लायंस करना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो वही और इसी तरह की ट्रेनिंग है। संघ के लिए व्यक्ति नहीं, उसका अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना है। आडवाणी जी जब वहां बोले तो मैंने ये किस्सा शायद पहले भी बताया था, वहां से फैक्स आया कि ये स्टेटमेंट है उनका, और ये सभी अखबारों को कि जिन्ना सेक्युलर थे, पाकिस्तान में जाके बोला था। तो वो ऑफिस सेक्रेटरी को मिला, उसने पढ़ा और प्रमोद महाजन को फोन किया। प्रमोद महाजन उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है वो ऑफिस के इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा इसको ताले में बंद कर दो, जब तक मैं ना आ जाऊं किसी से चर्चा भी मत करना। गुवाहाटी में थे उस समय, पहली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आए। उसके बाद प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और वो सुषमा जी, नहीं, सुषमा जी नहीं, सुषमा जी बाद में आई, जोशी जो संगठन मंत्री थे, संजय जोशी, ये लोग बैठे और ये तय हुआ कि आडवाणी जी जब आएंगे तो उनको प्रेस के सामने नहीं जाने देना है। उससे पहले उनसे कोई बात करेगा, कि पहले पार्टी में बात करें, उसके बाद प्रेस से बात करें। तो वेंकैया नायडू को जिम्मेदारी दी गई और वो उनकी जो प्रेस रिलीज थी वो कहीं नहीं भेजी गई। वेंकैया नायडू एयरपोर्ट पर गए सीधे कि वहीं बात करेंगे। आडवाणी जी ने एयरपोर्ट पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उसके बाद जो है, मतलब वो पहले अध्यक्ष हैं बीजेपी और जनसंघ के जिनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास किया। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। और संजय जोशी ने इस्तीफा लिया जाकर के उनसे। अब मुझे बताओ शांतनु जी, संघ सब इतनी बात हो गई कि संघ अब बात कर रहा है बीजेपी से, अब दखल वो दे रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां निर्माण हुई, और योगी जी के साथ अरुण कुमार जी के मिलने का कितना बड़ा? देखिए, परिस्थितियों पे तो हम बहुत सारे शो कर चुके हैं। क्या हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जो हमने बात करी संघ और योगी जी के रिश्तों पे, मेरी किताब में मुझे एक चैप्टर ऐड करना पड़ा, जो मैं पहले, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हल्की फुल्की थी। मैं काफ़ी दिनों मठ में रहा, जब मैं स्वतरा में था, तो मुझे उन्होंने वीडियो लाइब्रेरी दी और ऑडियो फोटो लाइब्रेरी दी। मुझे फोटो लगाने होते हैं किताब में, तो एक फोटो मुझे बड़ा अद्भुत फोटो मिला। वो अद्भुत क्या था, मोहन भागवत जी योगी जी के पैर छू रहे हैं। तो फोटो मुझे थोड़ा अलग लगा, बिल्कुल पूरा ढंग से पैर छू रहे हैं। मेरे पास फोटो भी है, मैंने आज तक किसी को अपने फोटो से शेयर भी नहीं करी फोटो। मैंने कहा उसका लोग किताब में आपने? मैंने फोटो उसमें किताब में लगाया, किताब में फोटो लगाया, दोनों बगल बगल बैठे। तो वो पैर छू रहे हैं। मैंने पूछा पैर छू रहे हैं? कह रहे वो तो इस मठ की संघ के कमरे चुने हुए हैं कि इसमें वो रहते हैं। मैंने कहा इतना क्यों? कह रहा बहुत आना जाना होता था। मैंने कहा क्यों आना जाना होता था? अशोक सिंघल जी तो रहते ही यहीं थे। मैंने कहा वो क्यों रहते थे इतना लंबा लंबा? कह रहा जो राम मंदिर आंदोलन चला वो मठ से ही चला ऑलमोस्ट, और मान मंदिर की जो 6 कमेटी थी, दिग्विजयनाथ जी मूर्तियां कहां से? मूर्ति वो तो मूर्तियां तो दिग्विजयनाथ के समय से है, लेकिन जो अशोक सिंघल जी उसके अगुआ थे भाई। बिल्कुल, जो अशोक सिंघल जी के बाद जो 6 कमेटी बनी राम मंदिर की, अलग अलग कमेटी के नाम थे, किसी का मंच, किसी का, उनके सबके अध्यक्ष अशोक सिंघल नहीं थे, उसके सबके अध्यक्ष महेंद्र वैद्यनाथ थे, क्योंकि वो किसी संत को आगे रखते थे।
अब जब मुझे पता लगा तो मैंने एक चैप्टर ऐड करा, द रोल ऑफ मठ इन राम जन्मभूमि मूवमेंट। तो संघ का ठीक है, हाँ वो संघ से नहीं आते हैं, लेकिन संघ से जो रिश्ते हैं योगी आदित्यनाथ और मठ के, वो बहुत ही प्रगाढ़ है और हर व्यक्ति को पता है ये उस बात का जवाब है जो मैंने भी कहा अभी कि संघ की क्लास से नहीं निकले। लेकिन हाँ वो उनके संघ सबसे बड़ा मूवमेंट देखिए, संघ का शाखा में भले न गए हो, लेकिन विचारधारा जो हिंदुत्व की है ना, वो तो जो संघ का सबसे बड़ा मूवमेंट जो प्रखर रूप से है वो अयोध्या का मूवमेंट है। उसके उनके जो गुरु या पिता भी मानते हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड में जब पिता का नाम देखेंगे तो हम गुरु का नाम लिखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है तो उनके रिश्तों में जो हम लोग बातें करते हैं वो बहुत अलग है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जब इन्होंने संन्यास लिया 1994 में, मैंने वो तस्वीर लगाई, बिल्कुल बालक से हैं और उसमें भाषण कौन दे रहा है? अशोक सिंघल भाषण दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आदित्य का मतलब क्या है, अजय का मतलब, तुम्हारा नाम पहले अजय था, अब आज तुम्हारा आदित्य है। और योगी आदित्यनाथ आज से नहीं बरसों से पुराना उनका साथ है। पुराना मेरा सवाल ये है, ये सबसे बात हुई, जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर मैंने निकाल के लाया था संघ का, व्यूअर्स को मैंने कहा था हम बताएंगे भी, तो थोड़ा सा इस बारे में बात करनी चाहिए। एक ऊपर में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, ही इज लाइक द प्रिंसिपल, लाइक द प्रिंसिपल, यही कहें सर? उनके नीचे, बल्कि प्रिंसिपल नहीं कहना चाहिए, वाइस चांसलर कह दीजिए, कुलपति कह दीजिए, उस कुलपति कह लीजिए, बल्कि चांसलर कहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, उसके बाद फिर यह सर संघ चालक हेड, इनके नीचे सर कार्यवाह, दत्तात्रेय जी जो है सीईओ टाइप आदमी, जनरल सेक्रेटरी, ऑपरेशनल जो सारे ऑपरेशंस देखेगा आपके, असल काम यही कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल। ऊपर से डायरेक्शन आती होगी, लेकिन एग्जीक्यूट करने की पावर इनकी, जो इस समय दत्ता जी हैं, दत्तात्रेय मोहन जी पहले वही थे। और इनके नीचे होते हैं सह सरकार्यवाह, वो हैं कृष्ण गोपाल जी, सीआर मुकुंद जी, अरुण कुमार जी वाले, समदत्त चकधर जी, अतुल येमे जी, आलोक कुमार, छह में से एक ये हैं। और ये आपने बता दिया, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे भाजपा। पहले ये माय क्वेश्चन डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के पास थी, इनकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करने की। पूरी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी और संघ, हाँ बीजेपी नेशनल पार्टी और संघ, ये ब्रिज है बिटवीन संघ एंड बीजेपी। इनकी मीटिंग हुई होती है अगर नड्डा जी के साथ तो समझ में आता, इनकी मीटिंग यूपी के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ क्यों हो रही है? यानी मामला इतना बड़ा था, कोई बस ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि संकट सबसे ज्यादा यूपी में है, चैलेंज सबसे बड़ा यूपी में है। ये जो भाजपा को बहुमत नहीं मिला अपने आप, वो यूपी की वजह से तो क्लियर है, नहीं तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत जो है, सबसे ज्यादा तैयारी की जरूरत उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरह से संगठन और सरकार का संघर्ष चल रहा था, उसको देखते हुए भी संगठन और सरकार का संघर्ष, हाँ, किसी लेवल पर संगठन और आरएसएस का भी संघर्ष था क्या? नहीं, आरएसएस अनबन नहीं, वो एक तरह से कहें डिटैचमेंट, कि भाई ठीक चल रहे हैं, चलने दो। जो शिकायत है कि बैठकें, समन्वय बैठकें होती थी ब्लॉक लेवल पर, उससे ऊपर, वो लगभग सिलसिला बंद हो गया। के बीच में पार्टी और संघ के जो भी क्षेत्रीय छोटी इकाई से लेके ऊपर तक विभाग में, प्रांत में, और वो होनी बंद हो गई, पिछले कुछ साल से बंद हो गई थी, या उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई कि बीजेपी अपने आप को बड़ा समझने लगी थी। बीजेपी जरूरत नहीं समझने लगी थी, जो नड्डा जी ने बोल दिया था, लेकिन नड्डा जी का बयान जरूरत नहीं, अब संख्या हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन नड्डा जी के बयान और समय समय पर मोहन भागवत जी के बयान, वो ये संकेत देते रहे कि सब कुछ ठीक नहीं है संघ भाजपा के बीच में। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अब वो चाहे संवादहीनता हो, चाहे वो आपसी तनातनी हो, या भाजपा सरकार 303 का बहुमत, मोदी जी की छवि, व्यक्तित्व, वो सब शायद संघ पर भारी पड़ रहा हो, ये सब चीजें। तो इस चुनाव में भी संघ पीछे रहा? अब पीछे रहा तो ये नहीं कह सकते, लेकिन उतना सक्रिय नहीं रहा, ये कह सकते। जो आमतौर पर संघ के लोग रहते हैं जैसे सक्रिय, भाई पार्टी या यूपी में सरकार है तो उसके काम पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, मोटिवेट करना लोगों को इलेक्शन। संघ ने विरोध नहीं किया, लेकिन संघ ने छोड़ दिया था कि भाई अब आप जीत सकते हो, जीतो, तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। ये नहीं कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं कहा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। ठीक है। एक छोटी सी संरचना और, जैसे क्षेत्रीय प्रचारक होते हैं तो करीब 10 क्षेत्रीय प्रचारक हैं पूरे देश में संघ के, और उत्तर प्रदेश 2 क्षेत्रीय प्रचारकों में बटा, एक वेस्ट में, इधर महेंद्र जी हैं, पहले जो ये आलोक जी थे ये क्षेत्रीय प्रचारक हुआ करते थे मेरठ का केंद्र, और उधर अनिल जी हैं, तो उनके लेवल पे बात होनी चाहिए थी और हो भी रही होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अरुण जी को आना पड़ा, यानी कि मामला बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, नेता बड़े हैं,
हर चीज को प्रोटेक्ट करना है। इतनी बड़ी नेता की ब्रांड, नरेंद्र मोदी भी यहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हैं, उत्तर और प्रदेश ये में सीटें पहली इतनी बार सारी हैं। हुआ है कि बैठक मुख्यमंत्री आवास आवास पर हुई नहीं है। है। मुख्यमंत्री आवास में हुई है। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा ऐतराज संघ के बहुत से लोगों ने किया था कि योगी जी को संघ कार्यालय आना चाहिए था। संघ के लोगों ने कहा था कि वो यहाँ आते, हाँ, लेकिन इस बार तो इस हुई बार नहीं। कोई आवाज नहीं उठी। कोई आवाज नहीं उठी। दैट मीन्स कि योगी जी को फुल अथॉरिटी है। बिल्कुल, एक तो ये बात क्लियर हो गई, संघ की पूरी पार्टी बैकिंग से है, भी और संघ से। पार्टी से भी पूरी बैकिंग मिल चुकी है, बिल्कुल। संघ से भी पूरी बैकिंग मिल चुकी है, प्रधानमंत्री से भी पूरी बैकिंग हाँ। मिल चुकी है। तो फिर बचा क्या? प्रधानमंत्री की फिर बचा बैटिंग क्या? तो हमेशा हर समय से रही है। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? फिर तो बातें खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गया। और कल दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंच ही गए थे इस मीटिंग में, तो यहाँ इस बार एब्सेंट होने का सवाल नहीं था सर। कोई सवाल ही नहीं था। हो ही नहीं सकता मतलब उनके अस्तित्व का सवाल था। अगर एब्सेंट हो जाते तो। बिल्कुल, नहीं, हेडमास्टर की इससे क्लास में बड़ी जो है अनुशासनहीनता तो होती ही नहीं कोई। नहीं, हेडमास्टर की क्लास में कैसे आप एब्सेंट हो जाएंगे? आप क्लास टीचर की क्लास में एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन हेडमास्टर की क्लास में कैसे एब्सेंट हो जाएंगे? अरुण जी हेडमास्टर की भूमिका में थे ना, एग्जामिनर की भूमिका में, तो इसलिए वहाँ होना ही होना था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ का ये प्रयास जो है, चूंकि जैसे अभी आपने कहा कि योगी जी से मतलब अरुण कुमार जी क्यों गए, उत्तर प्रदेश में 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, लगभग 3 साल मान लीजिए, और लोकसभा में जो हालत हुई है वो विधानसभा में न हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये तभी हो सकता है जब योगी जी, मौर्य जी, पाठक जी, जितने जी हैं, ये सब सारे काम जी करें। जुड़ जाएं। जुड़ जाएं, वाकई जुड़ जाएं। तो ये संघ के अलावा और कौन कर सकता है? देखिए, पार्टी नेतृत्व तो अब उससे बात आगे निकल चुकी है, पार्टी नेतृत्व तो नहीं कर सकता इस काम को, क्योंकि वहां पार्टी नेतृत्व में भी पार्टी है ना, कोई योगी जी के साथ है, कोई पार्टी नहीं के है। अंदर पार्टी पार्टी के अंदर पार्टी है। तो एक न्यूट्रल बॉडी, एक गार्जियन बॉडी तो संघ है, तो संघ ही इस काम को कर सकता है। और संघ में बड़े मोहन जी तो अगर आएंगे नहीं। अपने संगठन में, तो फिर आप, जैसा मैं कह रहा था, जिसको आपने कहा इस अनुशासनहीनता, तो आप वहां पर चांस ले सकते हैं ना। कहा गया कि ये करना है जी आपको, तो आप लेकिन आनाकानी ना नुकुर कर जिसको सकते अगर हैं। कोई ग्रीवांस भी होगा तो कहेगा ना सामने, खोल के कह कि अरुण देगा। जी बैठे हुए हैं, अरुण जी सामने बोले मौर्य जी, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी तकलीफ है, योगी जी इसको एड्रेस अरे करें। जैसे कल सर ये मीटिंग हुई, तो इसकी रिपोर्टिंग ऊपर कहां तक हुई होगी भाई? ऊपर तो पार्टी सबसे में, ऊपर था। हाँ, पार्टी में या दोनों जगह सरकार हुई में होगी। पार्टी में भी, संघ में भी। प्रधानमंत्री के यहाँ भी और सरसंघचालक। सरसंघचालक के यहाँ। बताया गया होगा कि हाँ। भाई क्या चर्चा हुई इसके यहाँ पर, क्या चर्चा और हमने क्या सोचा है आगे हम क्या करेंगे। पूरी आप, आपके हिसाब से अब बीजेपी का हाउस इन ऑर्डर करने के लिए जितनी इफेक्टिवनेस चाहिए अब वो आ रही है? बल्कि मैं एक छोटी अब वो अर्जेंसी आ गई है? प्रदीप जी, बिल्कुल मैं एक छोटी चीज और urgency। पूछना चाहूंगा, जो राम माधव जी को कश्मीर भेजा गया, हाँ, वो एकदम से बात। संघ हर जगह एक्टिव है। हाँ, अब राम माधव सही जी कह रहे हैं। राम हर माधव जगह जी- एक्टिव है वो। अच्छा, वो राम माधव एकदम जी से दोबारा कई लाया लोग हैं, गया। राम माधव की वापसी, तो वो भी दोबारा मैं लाया जोड़ गया। के देख रहा हूँ कि हर जगह जहाँ पे थोड़ा हाउस डिसऑर्डर में है, लेकिन वापस संजय लेके आए। जोशी की वापसी होगी कि नहीं होगी, ये नहीं। महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में नहीं। ये तो मैं वो जो आपसे कह रहा था कि मतलब आप सारे लूप होल्स टाइट करने के लिए नट बोल्ट कसने की तैयारी हो चुकी है बीजेपी की। आप कह सकते हैं संघ ने एक तरह से चार्ज ले लिया। चार्ज ले लिया हाँ, चार्ज ले लिया पार्टी का, कि ठीक करना है। पार्टी का चार्ज ले लिया। नहीं, मतलब संघ, पार्टी, सरकार, सब में प्रॉपर कम्युनिकेशन और समन्वय होना चाहिए, ये चार्ज ले लिया। मतलब उसका ये मतलब नहीं है किसी को हटा दिया, कमजोर कर ये दिया। डिक्टेट करेंगे ऐसा भी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। उससे नुकसान ज्यादा होता है। आप डिक्टेट करते हैं, आप हमको डिक्टेट कीजिए, हमारा मन नहीं है, तो हम अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं करेंगे। हम मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन जहां इनको लगेगा कि ये काम होना है तो फिर वो होगा। मतलब गाइड करेंगे, गाइड चर्चा करेंगे, होगी, dictate। सहमति बनेगी और फिर एग्जीक्यूशन होगा। तो ये काम जो है, वही पानी लग रहा था कि अब सर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि दोनों 27 और 29 दोनों स्टेक पर है। बिल्कुल। तो इसलिए ये मतलब हर दिन की देरी जो है वो नुकसान कर रही थी। और ये मालूम है कि जब तक संघ लगेगा नहीं, संघ लगेगा नहीं, मतलब पार्टी, संघ, सरकार, चूंकि सरकार भी है, तीनों जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है ये नाव जो है पार लगेगी नहीं। और इसको किसी तरीके से बीजेपी पार्टी या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप को एक किस्म की चुनौती के तौर पर नहीं देखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनौती के तौर पर तो ऐसे रिश्ते नहीं है इनके, ऐसे रिश्ते नहीं है। देखिए, चुनौती के तौर कि पर वो ये माने कि भाई आप मतलब चुनौती के तौर पर तो उस समय भी नहीं लिया गया था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, अशोक सिंघल, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, ठेंगड़ी हाँ।
और के.एस. सुदर्शन, तीनों ने कहा था कि राष्ट्र विरोधी सरकार है। मेरे मुंह से कॉफी निकल रहा मैंने कहा था, सही है, मैंने कहा था। और सार्वजनिक रूप से बीजेपी को ऐसा भी नहीं कि बंद कमरे की बैठक, बीजेपी को कहा, हाँ, सरकार चल रही थी। पब्लिकली कहा था, और दत्तोपंत ठेंग ने तो धरना दिया था। दत्तोपंत जी ने तो जंतर मंतर पर धरना दिया। उसके So much बाद for the ideology. उसके बाद So भी much इसी for the तरह की ideology. बैठक हुई थी। मतलब हाँ, अगर इनको उस- लगेगा उस- कि उस हमारी घट- आइडियोलॉजी उस पे पे नहीं है, हाँ तो हाँ, उस वो इंश्योरेंस में जो है एफडीआई लाने की FDI बात हो लाना रही चाह रहे थी उस समय। मैं आज निकाल के प्रमोद पढ़ता हूं, ये महाजन तो बहुत मेरे गुस्से में knowledge नहीं, सही संघ है। कार्यालय गए। हम्म, उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने तय किया था कि अटल जी आडवाणी जी राजनीति में जाएंगे, अगर नहीं गए होते तो आज शायद सरसंघ चालक होते। उनके बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? मोहन भागवत जी की फोटो तो है योगी जी के पैर छूते हुए, केशव जी की है कोई? नहीं, देखो मैं उस बात को मैं शायद पूरा नहीं कर पाया। वो तो मोहन भागवत जी जो 18 साल का सन्यासी होता है उसके भी पैर छूते हैं, वो मठ के मठाधीश के पैर वो तो सब जानते हैं, वो सन्यासी ही हैं, महाराज कहलाते हैं, तो पैर बिल्कुल। छूते। पुराना कोई फोटो हो सकता है क्या? पुराना कोई फोटो हो सकता है नहीं, जब वो हो मठ में सकता गए है। हो? मठ में गए तो सच में हो सकता है। सरसंघ चालक बनने के बाद जब ठीक पहली है बार सर। गोरखपुर गए थे सर ठीक, भागवत जी, तो संघ के लोगों से बातचीत की। उस समय शुरू हो चुका था, अशोक सिंघल ने शुरू किया था डोम राजा तो के थोड़ा यहाँ। जल्दी बताना हाँ, पड़ेगा। डोम राजा के यहाँ जो है वो भोज करके जो है कि इसको छुआछूत को हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो लोग आप काम करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ये तो पता नहीं कितने बरस से कर रहे हैं। मठ के